Kita perlu guys banget. जी वेलकम बैक। आज हमारा सेकंड डे है लॉगएट का। और जिन लोगों के माइक्स ऑन है प्लीज आप लोग माइक ऑन कर दीजिए। थैंक यू। अच्छा जी, कल हम डिस्कस कर रहे थे सिलेबस के हवाले से। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो पेपर पैटर्न के हवाले से थे, कुछ पॉइंट ऐसे थे जो आप लोगों की क्यूरीज के हवाले से थे, और कुछ चीजें मैंने आप लोगों से कही थी कि मैं आज आपसे शेयर कर दूंगी, जिसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि जो आप सिलेबस शेयर कर रहे हैं वो रिकमेंडेड सिलेबस है या हमारी तरफ से दिया गया है। तो जी ये सिलेबस हमारी तरफ से नहीं होता, ये एचएससी की तरफ से होता है, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से होता है, जो यहाँ से शेयर किया जाता है। हम इसमें कुछ भी अल्टरेशन नहीं करते। ठीक है, इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं पास पेपर को। जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि मैं कुछ आपसे शेयर कर दूंगी कि पेपर किस टाइप का होता है। वैसे आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, गूगल पे भी मिल जाता है, और डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर हो जाता है। वन लाइनर नोट्स कैसे बनाते हैं वो भी मैं आज आपसे शेयर कर दूंगी। कंटेंट पेज पे रख के, जो मैंने आपसे कल कहे थे कि अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं होती कोई चीज तो आप कंटेंट पेज पढ़ा करें। उसके बाद एक क्वेश्चन कल पूछा गया था कि हम सेक्शंस को कैसे पढ़ें या आर्टिकल्स को कैसे पढ़ें और उनमें से क्या पढ़ें। तो उसके बारे में हम देखेंगे। और पेपर अटेम्प्ट की टेक्निक्स मैंने कल भी बताई थी, आज थोड़ी सी और बता दूंगी जिससे आप लोगों को कुछ क्लैरिफाई चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने अगेन सिलेबस से। जिन लोगों ने कल क्लास ली थी, जिन लोगों ने कल लेक्चर लिया था, उन्हें तो सिलेबस का आइडिया हो गया। और जो आज न्यू है उनके साथ मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ, जस्ट क्या आप लोगों के जो भी एम्बिग्विटीज हैं कि सिलेबस रिकमेंडेड, जो कल मैंने बोला था कि जो सिलेबस आपको दिया जाता है सिर्फ उस पर फोकस किया करें। एक्स्ट्रा मटेरियल को खोलने की या पढ़ने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप लोगों ने कोई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, सीजे के हो गए या एडीपीपी हो गए या डीडीपीपी के हो गए, तो इस तरह के एग्जाम्स के लिए आपने थॉरली पढ़ना होता है। लेकिन जब एमसीक्यूज की बारी आती है ना, तो आप लोगों ने टू दी पॉइंट पढ़ना होता है। उस चीज को आप टू दी पॉइंट पढ़ेंगे तो कि आपको चीज समझ में आएगी। अगर आप पूरा बेरक पढ़ने बैठ जाएंगे, वो सेक्शंस भी, वो आर्टिकल्स भी जो उसमें मेंशन नहीं है, और फिर आप अपनी एक तैयारी को रोड मैप भी नहीं देंगे, तो फिर आप 47, 48, 35 पे फेल हो जाएंगे।
तो कोशिश करें अपने सिलेबस को सामने रखें, प्रिंट करवा लें, या जैसे भी आपको इजी हो खुद से लिख लें। तो ये चीज अपने पास रखा करें ताकि आपको क्लैरिफाई रहे कि ग्रेडिंग स्कीम क्या है आपकी, और आपका सिलेबस जो है वो क्या आपको बता रहा है, कौन से सेक्शंस दे रहा है, कौन से चैप्टर्स दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगेन मैंने सिलेबस शेयर कर दिया है। ये प्रॉपर एचएससी का सिलेबस है और आपको उनकी वेबसाइट से भी मिल जाएगा। और इसके अलावा आपके पास कल की जो प्रेजेंटेशन थी उसमें भी आपके पास सिलेबस लिखा गया है। ये मैंने क्योंकि स्क्रीन शॉट्स आज डाले हैं इसमें, तो दैट्स वाई ये थोड़ा सा ब्लर है। अदरवाइज आपको पीडीएफ फाइल जो है वो गूगल से भी मिल जाएगी, और कल का जो सिलेबस था उसमें भी आपके पास मौजूद है। ये सारा सिलेबस था। आज हम थोड़ा सा आपसे पास पेपर शेयर कर रहे हैं। ये पास पेपर पैटर्न है, ठीक है। मैंने कल भी बताया था कि जब आप पेपर देने एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपके पास कलर्ड बुक्स होती हैं, पिंक, ब्लू, येलो, ग्रीन, वाइट, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन सेम होते हैं, लेकिन पोर्शन जो होते हैं, सब्जेक्ट्स जो होते हैं, उनको शफल कर दिया जाता है। अगर किसी के पास कॉन्स्टिट्यूशन पहले नंबर पे है तो अगले के पास वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है तीसरे नंबर पे चला जाता है। क्वेश्चंस वही होते हैं, चीजें वही होती हैं, लेकिन सिर्फ वो शफलिंग कर देते हैं कि आप लोग चीटिंग ना कर सके। ठीक हो क्या? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है जिसमें मैंने कल एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आ सकते हैं। तो वो आपसे शेयर कर दिए हैं। इनमें आंसर्स तो नहीं लगे हुए, लेकिन क्योंकि ये पैटर्न है तो आप अपने हिसाब से अपना पैटर्न बना सकते हैं। इसको कॉपी कर लें या इसको सेव कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा प्रेजेंटेशन की जो फाइल है पीडीएफ की वो आपसे शेयर कर दी जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जूरिस्प्रूडेंस। अब यहाँ पर मेरे पास जो स्कीम थी वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन की थी, फिर जूरिस्प्रूडेंस की है। तो इसमें अभी मेरे पास इस्लामिक है। इसमें भी मैंने थोड़े से क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे ऐड किया है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये क्या चीज है। लास्ट 10 मिनट्स हम रखेंगे क्वेश्चन आंसर के। जिसका कोई भी क्वेश्चन हो वो डायरेक्टली भी पूछ सकता है या वो चैट बॉक्स में भी लिख दे, तो हम एंटरटेन करें। ठीक हो गया? नेक्स्ट है हमारे पास सिविल लॉ। अब यहाँ की तरतीब के हिसाब से सिविल लॉ थर्ड नंबर पे है। जिनकी बुक्स के कलर चेंज होंगे उनके पास उनके हिसाब से होगा। क्वेश्चन सब सेम होंगे, सिर्फ शफलिंग हो। ठीक हो गया? ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। उसके बाद वन लाइनर नोट्स। वन लाइनर नोट्स मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, आप देखें कि किस तरह से इनको बनाया गया है। जैसे अभी मेरे पास कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 है। सबसे पहले क्वेश्चन जो उसका आपसे पूछा जा सकता है कि इन्फोर्स कब हुआ था, तो उसकी डेट है आपके पास 28 अक्टूबर 1984। ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये आपसे सीपीसी के हवाले से भी पूछे जा सकते हैं, सीआरपीसी के हवाले से भी पूछे जा सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये क्वेश्चन बहुत दफा पूछा जा चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स हो। इसमें इस तरह के क्वेश्चंस को देखा करें। उसके बाद प्रियम्बल के ऊपर जो थोड़ी सी डेट्स वगैरह लिखी हुई होती हैं उनको भी नोट किया करें कि वो क्या कहती हैं। कल मैंने बात की थी कि आप लोग अपने नोट्स बनाया करें, उनको हाइलाइटर के साथ हाईलाइट किया करें। हाइलाइटर नहीं है, मार्केट जाने में टाइम लगता है, टाइम वेस्ट होता है, कोई मसला नहीं। बच्चे होंगे घर में, उनका कलर बॉक्स पकड़ें, क्रेयॉन्स पकड़ लें, किसी के साथ भी कलर्स के साथ अपनी जो आपके मेजर पॉइंट्स है ना उनको हाईलाइट करें। क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक जो आपकी कलर स्कीमिंग होती है ना वो आपके ब्रेन को इफेक्ट करती है। और जब आपको कुछ चीज याद नहीं आ रही होती ना, और जब आपने कलर्स के साथ उसको फिल किया हो, तो वो एक इफेक्ट आपके माइंड में रह जाता है। ठीक है। तो आप उस वक्त कहते हैं कि हाँ जी ये चीज मैंने उस कलर के साथ हाईलाइट की थी, तो होपफुली कि 2-3 मिनट में आपको वो चीज याद आ जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैंने फलाने पेज पे फलाने कलर के साथ इसको हाईलाइट किया। ठीक हो गया?
अच्छा, अब यहीं पे हम वन लाइनर नोट को थोड़ा और डिस्क्राइब कर लेते हैं। अब आपने जब बेरेक खोलना है तो उसमें आपके पास पूरी डिटेल के साथ लिखा होता है। आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मेजर पॉइंट उठाए उसका वन लाइनर बनाए। वन लाइनर में आपके पास क्या है, आप इसको भी मजीद छोटा कर सकते हैं। कानून शहादत आगे लिख दे 28 अक्टूबर 1984, सिंपल। अब इसमें आपको क्या टाइम जाता है, इसी में अगर आप चेंज नहीं करना चाहते, अपना कोई सा भी कलर लें, कानूनी शहादत ऑर्डर को हाईलाइट करें और साथ 28 अक्टूबर को हाईलाइट कर दें। ये आपके वन लाइनर नोट्स तैयार हो जाएंगे। आपको लास्ट मोमेंट पर शफलिंग नहीं करनी पड़ेगी कि कहाँ गया 28 अक्टूबर, मैंने फलानी जगह पे देखा था, मुझे मिल नहीं रहा। तो ये चीजें आपके लिए तब काम आती हैं जब आपके पास एक आधा दिन रह जाता है और आपने रिवाइज करना होता है। तो ये वन लाइनर नोट्स जो होते हैं ये आपको फायदा देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, मेरे से कल पूछा गया था कि जी यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के चार्टर में हम क्या चीज प्रिपेयर कर सकते हैं, वहाँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये छोटे छोटे स्क्रीनशॉट मैंने डाले हैं जो मेरे ही अपने नोट्स के हैं, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ। तो उसी में से मैंने ये दो स्क्रीनशॉट्स ऐड किए हैं जिसमें चार्टर ऑफ यूएनओ है। ठीक है। इसमें मेन चीजें जो है आप देख सकते हैं, लैंग्वेजेस तक, ड्राफ्टेड से लैंग्वेजेस तक। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कम से कम तीन, दो, एक, कोई सा भी एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जो एमसीक्यूज में आ सकता है। आपके पास पार्टीज कौन सी हैं, आपकी इफेक्टिवनेस कब हुई थी, लोकेशन क्या है, साइन कब हुआ, ड्राफ्ट कब हुआ, उसके बाद लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। इस तरह की ये चीजें छोटी छोटी जो है आपसे पूछी जा सकती है। उसके अलावा कुछ चैप्टर्स भी शेयर किए गए थे पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स के हवाले से, उसी के आगे आर्टिकल्स आ गए थे जिसमें हमारे पास 5 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है। स्टैट्यूट्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसमें भी आपके पास यही सेम चीजें हैं, यही मेन पॉइंट्स होते हैं। चैप्टर का नाम पूछ लिया जाता है, चैप्टर नंबर 3 है वो किस चीज को डील करता है, चैप्टर नंबर 1 है वो किस चीज को डील करता है। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में कोई भी नहीं जाता। तो जो मेन चीजें होती हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, आप पास पेपर्स को चेक किया करें, उनमें देखा करें कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं। जो रिपीट हो रही हैं उनके अलग से नोट्स बना लिया करें। ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते, आपको फील होता है कि जी नोट्स बनाने में हम टाइम वाया कर रहे हैं, तो हाईलाइट करें, सिंपल। स्टिकी नोट्स लगाएं, टैग्स लगाएं। अब इसमें जो मेन चीज थी चार्टर ऑफ यूएनओ में, ये तीन चार चीजें थी स्टार्टिंग तक, लैंग्वेजेस तक, और उसके बाद स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ये कुछ चीजें हैं जिसमें इसमें भी ऐसे ही है, साइन कब हुआ था, लोकेशन क्या है, पार्टीज कौन सी हैं, लैंग्वेजेस क्या है, किस तरह से ये आगे डील करेगा चैप्टर के हवाले से भी। अगर क्योंकि हमारी जब 1 मंथ की क्लासेस होती हैं तो फिर हम डिटेल वाइज पढ़ाते हैं, 15 डेज की क्लासेस होती है तो हम वन लाइनर नोट्स पे स्टूडेंट्स को डील करते हैं। उसके बाद कल एक क्वेश्चन और था मेरे पास कि केस में हमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हमारे पास जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं उनमें ये होता है कि जी A to Z केस को डिटेल वाइज लिखा जाता है। डिटेल वाइज लिखा हुआ जो आपको मिल जाता है वो अच्छा होता है, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन जब एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं आपने, तो डेफिनेटली आपने टू द पॉइंट रहना है, आपने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। जब आप डिटेल में जाएंगे तो वहां आपका टाइम वेस्ट होगा। हाँ, जब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप लॉग एट दे के फारिग हो चुके हैं, अब आपने सिर्फ आगे बार वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना है और उसके बाद अपना लाइसेंस लेना है, तो उस एक टाइम पीरियड में, टाइम फ्रेम में आप इन केसेस की डिटेल्स पढ़ लें। वैसे भी आपको ये लैंडमार्क जजमेंट जो है या केसेस जो है, जो रिपोर्टेड केसेस हैं, उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो आपके लिए ये चीजें ज्यादा इफेक्टिव। आपको कम से कम फाइल प्रिपेयर करने, तैयार करने, पढ़ने में, प्रेजेंट करने में
प्रॉब्लम फील नहीं होगी कि हमने ये क्या किया, हमें तो ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, हमें तो वैसे समझ नहीं आ रहा। तो जब आप रीडिंग करके जाएंगे, जब आप ऑलरेडी इसको पढ़ के जाएंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। केस नंबर 5 मैंने यहाँ पर लगाया, मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें मेजर क्वेश्चंस क्या है, मैंने कल भी आपको बताए थे। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है साइटेशन के हवाले से। जमीन ठीक का है, साइकिल डिस्टर्ब होगा ना, तब दुनिया के अंदर दुनिया में। काइंडली आप अपना माइक ऑफ कर दें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में। थैंक यू। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेंच का, कि फलाने केस में कौन सा जुडिशियल बेंच था। ठीक हो गया। ये चीजें थी जिसको कल हमने डिस्कस भी किया था, और अगर आज कुछ न्यू स्टूडेंट्स है तो वो कल वाले लेक्चर को रिवाइज करने वो यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। इसी में अब कुछ जो मैं आपको कह रही थी कि जी मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल होती हैं उनमें बहुत लेंथी करके इन्होंने पूरा केस लिखा हुआ होता है, क्योंकि वो जैसे डिफरेंट जगह से उठाते हैं या पीएलजी की साइड से उठाते हैं, उसी को वैसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब मैंने जो यहाँ पर केस को समराइज किया है, उसमें दो तीन चीजें थी, ये तीन चार पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है कि इसका ये डिसाइड कैसे हुआ था, इसका मेजर पॉइंट स्टार्ट कैसे हुआ था, ये सारी चीजें इस केस में आपको मिल जाती है। थॉरली जाने की जरूरत नहीं है, टू दी पॉइंट रही चीजें आपको ज्यादा क्लियर रहेंगी। जब आप डिटेल में क्वेश्चन याद कर रहे हैं, तो तब आपको एक पूरे लैंडमार्क जजमेंट की जरूरत पड़ती है। पता है एमसीक्यूज में आपको इसकी पूरी गाजी किसे जजमेंट। गाजी अंदर गए थे और तो इसमें केस में जो आपने मेन चीजें याद रखनी है वो है केस का नाम, केस की साइटेशन, हेड ऑफ द बेंच कौन था, कितने जजेस का बेंच था, और उस केस का फैसला क्या हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कंटेंट पेज ऑफ वेयर है। ये भी मैंने आपसे कल डिटेल में शेयर किया था कि जब आप लॉग एड क्या की तैयारी करना शुरू करते हैं, या स्पेशली एमसीक्यूज की तैयारी करना शुरू करते हैं, क्या नाम तो से मैम जिनका माइक ऑन है प्लीज इनको रिमूव कर दें। ईओबीआई है। दो है शेड्यूलर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दोनों दिखाओ। कंटेंट पेज आपसे शेयर किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास आपको नजर आ रहा है पार्ट 1 है, चैप्टर 1 है, फिर फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए पता चल रहे हैं, प्रियम्बल लिखा हुआ पता चल रहा है। तो इसमें देखिए आपके पास हम स्टार्ट करें फंडामेंटल राइट्स से। तो आर्टिकल 9 पे आप देखें सिक्योरिटी ऑफ पर्सन लिखा होगा, इसको हाईलाइट कर लें, क्योंकि उन्होंने आपसे डायरेक्टली जो है आर्टिकल्स पूछने हैं। आर्टिकल 9 में क्या आता है, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। सिक्योरिटी ऑफ पर्सन किस आर्टिकल में फॉल करता है, तो वहां पर आपने आर्टिकल 9 को चूज करना है। ठीक हो गया। ये चीजें थोड़ी सी वो आपको घुमा फिरा के देते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से कंफ्यूज भी रहें और कोशिश करें कि जी हम इसको देखते रहे पढ़ते रहे, लेकिन हमें समझ में ही ना आए। कुछ आपको ऐसे क्लैरिफिकेशंस नहीं देते, लेकिन हाँ जिन बच्चों का रट्टा बहुत अच्छा होता है उन्हें फौरन पता चल जाता है कि अच्छा सिक्योरिटी ऑफ पर्सन जो था वो आर्टिकल 9 में डिस्कस किया गया था। ठीक है। ये आपका कंटेंट पेज है। इसी के लिए मैंने कल आपसे कहा था कि आप लोग स्टिकी नोट्स रखें, टैग्स रखें, हाइलाइटर्स रखें, कलर पेंसिल्स रखें। जो आपको लगता है कि उसमें मेजर पॉइंट है उसको हाईलाइट कर लें। नहीं है तो आप कम से कम इनके जो कंटेंट पेजेस के स्क्रीनशॉट्स होते हैं ना, एटलीस्ट वो अपने मोबाइल फोन में रखें। कहीं भी बैठे हुए हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ और करने को नहीं है, इसको खोला एक दफा पढ़ लिया, अच्छा 9 पे ये है, 10 पे ये है, 10A ये कहता है, 11 ये कहता है, 12 ये कहता है। जो आप ये डिटेल में पढ़ते जाए, डिटेल में नहीं लेकिन यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, तो दो तीन पॉइंट्स आपको ऐसे भी याद हो जाएंगे, 9 पे क्या है, 10 पे क्या है, 10A पे क्या है। इसी तरह बाकी चीजें भी आपको याद होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। बुक आप कैरी नहीं कर सकते, स्क्रीनशॉट रखें, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते,
स्टिकी नोट्स रख लें, किसी एक पेज पे लिख लें 9 में ये था, 10 में ये था। हर तरह के कलर को यूज करें, आपको कलर स्कीमिंग आपको फायदा देगी। और उसके बाद कल एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि पेड एक्ट में अगर हम सेक्शंस पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम क्या पढ़ें, उसको कैसे पढ़ें। सिंपल अभी सामने जो आपके पास शो हो रहा है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन आर्टिकल 9, इसमें क्लियरली एक लाइन है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसमें सिंपल आपसे एक चीज पूछी गई है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन की, वो आपने बतानी है आर्टिकल 9 में। इसको घुमा के दे दिया जाएगा कि आर्टिकल 9 किस चीज को डील करता है, तो आपने वहां पर बता देना है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन को। अब वहां पर एक थर्ड चीज ये होगी कि आर्टिकल की लाइन आपको दे दी जाएगी, जैसे नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो ये लाइन आपको देकर पूछा जाएगा ये कौन से आर्टिकल में डील करती है। तो वहां पर आपके पास होगा आर्टिकल 9, 10, 11, 12 वट एवर। ठीक हो क्या। तो उसमें आपने अपना जो आर्टिकल आपने याद किया होगा उस हिसाब से आपने चूज करना है। उसके अलावा जो मेन चीज होती है उसमें आपको आपसे ये भी पूछा जाता है कि लाइफ और लिबर्टी कौन से आर्टिकल में डील करेगी। एक ही आर्टिकल को डिफरेंट वे में आपसे पूछा जाएगा। जब डिफरेंट वे में पूछा जाएगा तो फिर वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइफ और लिबर्टी अब पता नहीं कौन कौन सा आर्टिकल में आ रही है और सिक्योरिटी ऑफ पर्सन कौन कौन सा आर्टिकल में आ रही है। तो ये कंटेंट पेज मैंने आपसे इसलिए शेयर किया है ताकि आप लोग उसको हाईलाइट कर सके, टाइम टू टाइम उसको रीड कर सके कि कौन सा आर्टिकल है या कौन सा सेक्शन है फलानी चीज को डील कर रहा है। ठीक है। अब इसी तरह आर्टिकल 10 देखिए, सेफगार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब इसमें 3 क्लॉजेज हैं। ठीक हो गया। मेन तो आपके पास आ गया आर्टिकल क्या है, अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये आर्टिकल 10 पूछा जा सकता है कि जी आर्टिकल 10 किस में जाता है, तो आप वहां पर अपने एमसीक्यूज देखेंगे, 4 ऑप्शंस देखेंगे, उसमें आपको अरेस्ट एंड डिटेंशन नजर आता है तो आप उसको सर्कल कर देंगे। अगर आपके पास आगे क्लॉजेज आ जाती हैं, लाइक इसमें है कि जी मजिस्ट्रेट, क्लॉज नंबर 2 देखें, एवरी पर्सन who is arrested and detained in custody shall be produced before a magistrate within a period of 24 hours of such arrest। ठीक है। अब वो पूरी लाइन मतलब पूरा पैराग्राफ नहीं देते आपको, आपको सिर्फ इतना पूछ लेते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने बंदे को कितने टाइम में पेश करना चाहिए। तो वो आपके पास ये आ जाएगा 24 आवर्स वाला। अब जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है, चेक आर्टिकल्स, हाईलाइट मेजर पॉइंट, चेक क्लॉजेस एंड सिलेक्ट मेन पॉइंट। अब यहाँ पर कलर्स का काम ये है कि आपने सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन को हाईलाइट कर लिया। ठीक है। अब उसके क्लॉजेस में से आपने देखना है कि कौन सा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लॉज 2 में, मजिस्ट्रेट विद इन ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स। ठीक है। अब ये आपके पास एक मेजर पॉइंट है। एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर ये नहीं पूछा जाता तो क्लॉज 2 पूछी जाएगी कि आर्टिकल 10 की क्लॉज 2 में जो टाइम पीरियड बताया गया है कि किस टाइम पीरियड में आपने एक बंदे को वहां पर पेश करना है, तो वो है आपके पास 24 आवर्स। ठीक हो गया। अब इसी को घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, ये पूरी लाइन आपको दे दी जाएगी, नीचे आर्टिकल बता दिया जाएगा कि कौन सा आर्टिकल आपको लगता है कि इसमें फॉल करेगा, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 10A। अक्सर बच्चे 10A में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीजें आपने देखनी है, इनको हाईलाइट करना है। हाईलाइट कैसे करना है, आपने हाईलाइट किया मेन आर्टिकल को, आर्टिकल के नंबर को। ठीक है। उसमें आपने अब देखनी है ये 3 क्लॉजेज है, 3 तरह के कलर्स यूज कर लें। अगर क्लॉज 1 में आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं नजर आती कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं है उस पर टाइम वेस्ट करने की। अगली क्लॉज में चले जाएं, अगली क्लॉज में आपको अगर एक चीज नजर आती है तो ठीक है, बाकी को छोड़ दें। और उसके अलावा क्लॉज 3 में अगर आपको कोई ऐसी चीज नजर आ रही है कि हाँ ये वाली जो है वो बाकी दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको किसी और मेजर कलर से आप हाईलाइट कर सकते हैं।
और यही चीजें आपको जो वन लाइनर नोट्स हैं वहां पर भी आप ऐड कर सकते हैं कि अच्छा 24 आवर का जो टाइम पीरियड है वो इस चीज के लिए है। आर्टिकल 10 है जो है वो इस चीज के लिए, आर्टिकल 9 है वो इस चीज के लिए। अब आर्टिकल 9 में भी ये देखिए 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। पहला तो वो आर्टिकल पूछ लेंगे, दूसरा वो पूछ सकते हैं आर्टिकल का नाम, तीसरा वो पूछ सकते हैं लाइफ और लिबर्टी किसमें फॉल करती है। ठीक हो गया। और इसमें भी वो किस टाइम आपको कंफ्यूज कर देंगे, 9%, 2%, 1%, 3%। ठीक हो गया। इसमें जैसे एग्जामिनर का मूड होगा, जैसे एग्जामिनर का दिल करेगा, वो आपको क्वेश्चन बना के देगा। आपका काम यह है कि आपने आर्टिकल्स को याद करना। आर्टिकल्स को याद करने के लिए कंटेंट का पेज शेयर किया गया है, कंटेंट में देख लें। 9, 10 आगे जितने भी आर्टिकल्स जाने हैं वो सब आपके साथ यहाँ पे शेयर किए जाने हैं। आपके पास बुक्स भी अवेलेबल होंगी। कंटेंट्स को देखते जाइए, उनको याद करते जाइए। सब चीजों को फिंगर टिप्स पे रखना मुश्किल काम है, क्योंकि कोई एक आर्टिकल नहीं है, कोई एक बुक नहीं है, बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें बहुत सारे सेक्शंस है, रूल्स है, ऑर्डर्स है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके माइंड को क्लिक कर जाती हैं, और जब स्पेशली अगर आपने पेपर तैयार करना हो तो फिर पॉसिबल। इसमें आगे हमारे पास आ जाएगा हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। हमारा आज लेक्चर काफी शॉर्ट रहा है क्योंकि कल हम काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें जो मेन चीजें थी अटेम्प्ट पेपर अटेम्प्ट के हवाले से, वो कल भी मैंने बोली थी कि जब आप ओएमआर शीट फिल कर रहे होते हैं, ठीक है, बबल शीट फिल कर रहे होते हैं, तो उसके नीचे एक पिंक कलर की कार्बन कॉपी, उस कार्बन कॉपी के जरिए आप अपना रिजल्ट चेक करते हैं। बहुत से बच्चे मार्कर यूज कर रहे हैं, मार्कर यूज करें अपने नाम लिखने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो उस पे आपकी ओएमआर शीट पे चीजें मांगी जाती हैं उनको ऐड करने के लिए या उन पे काम करने के लिए आप ये मार्कर ब्लू में या ब्लैक में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई कलर नहीं यूज कर सकते, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट करते वक्त सबसे पहले आप वो क्वेश्चंस देखें जो आपको इजी लगते हैं, जिनका आपको एक्यूरेट आंसर आइडिया हो रहा होता है कि जी ये वाला मेरा आंसर जो था बिल्कुल इसमें करेक्ट जा रहा है। और कोशिश करें कि जो पोर्शन आपको बहुत अच्छा आता है, जैसे अगर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन बहुत अच्छा आता होगा, किसी को सीपीसी का पोर्शन बहुत अच्छा आता होगा, कोई इस्लामिक पे ग्रिप रखता होगा, किसी ने यूएनओ को बहुत अच्छा तैयार किया होगा, तो जिनको अपना पोर्शन पहले से प्रिपेयर है, आप उस पोर्शन को देखें। जरूरी नहीं है कि आप 1 से स्टार्ट करें। अगर आप 1 से स्टार्ट करते हैं वेल एंड गुड। नहीं आपको समझ में आ रहा कि पहला पोर्शन मेरे लिए टफ है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कर दें, दूसरे पोर्शन पे चले जाएं। अपने आप को काम रखें, फोकस रखें। जब आप पैनिक कर जाएंगे तो जो आपके अच्छे खासे प्रिपेयर्ड पोर्शन भी होंगे ना वो भी खराब हो जाए। इसलिए वो आंसर्स पहले लगाएं जो आपको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, जिन पे आपको सोचना पड़ेगा, जिन पे आपको इनी मीनी मैना वो करना पड़ेगा। फिर वो जो पोर्शन होते हैं ना बच्चे, उनके चक्कर में जो सही वाला पोर्शन होता है वो भी खराब कर देते हैं। तो सबसे पहले वो देखें क्वेश्चंस जो आपको सही से आते हैं, जो आपको नहीं आते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। लेकिन उन पे कोशिश करें कि बाद में जो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास बचे उसमें आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन उसको छोड़ के मत आए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, क्या पता कोई आपका तुक्का ठीक भी लग जाए। ठीक है क्या। तो ओएमआर शीट फिल करते हुए मार्कर ब्लू और ब्लैक सिर्फ नेम वगैरह रोल नंबर वगैरह लिखने के लिए यूज करें। जो आपने बबल्स फिल करने होते हैं ना उनको आप बॉल पॉइंट्स के साथ फिल करें। जब आप बॉल पॉइंट्स के साथ फिल करेंगे तो जो आपकी कार्बन कॉपी होगी ना उस पे आपके पास सही से आंसर्स आ जाएंगे, जो आपने अपने एग्जामिनिंग शीट में ओएमआर शीट में फिल किए थे वो आपके पास बबल कॉपी आ जाएगी। ठीक है, घर आके जब एचएससी रिजल्ट अपलोड करती है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये चीजें फिर आपके लिए फायदेमंद रहती है। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं हमारी तो कार्बन कॉपी पे आया ही नहीं कुछ। जब आप पॉइंटर्स यूज करेंगे तो कार्बन कॉपी तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन कॉपी के लिए आपको सॉलिड निब की जरूरत होती है, तो वो आपको बॉल पॉइंट देता है। ठीक है।
उसके अलावा जो मेन अटेम्प्ट करने वाला था पेपर का, आपने देखना है कि कौन सी चीज आपकी किस चीज के साथ रिलेट करी है। ये नहीं कि आपने कहीं से कोई आर्टिकल का देखा कि जी अगर उसमें लिबर्टी और लाइफ के बारे में जिक्र था तो मैं ये लगा देता हूँ। अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, पेपर को थोड़ा सा टाइम दें। जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन पेपर मिले और आप साथ ही उसको लिखना शुरू कर दें। ठीक हो गया। कीवर्ड्स पे फोकस करें। कीवर्ड्स क्या कहते हैं, आर्टिकल 9 को कैसे आपने रीड किया था, आर्टिकल 10 को कैसे रीड किया, सेक्शन 154 को कैसे रीड किया, 151 को कैसे रीड किया। उसमें आर्टिकल्स के साथ साथ अपने कीवर्ड्स रखें कि ये कीवर्ड फलाने चैप्टर के साथ जा रहा था, ये कीवर्ड जो था फलाने सेक्शन के साथ जा रहा था। उसके बाद है इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ चूजिंग द राइट आंसर बाय रूलिंग आउट ऑब्वियसली इनकरेक्ट ऑप्शन। जब आपके पास पता है कि ये वाला मेरा इनकरेक्ट जा सकता है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करके पहले बाकी के काम करें और उसको लास्ट के लिए रख दें। लेकिन फिर क्योंकि बबल शीट होती है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने कौन सा बबल फिल किया और कौन सा नहीं किया। ठीक हो गया। तो आपने अपनी बबल शीट पे फोकस्ड रहना है और उसको थॉरली उसको चेक करते रहना है कि कौन सा पॉइंट रह गया या कौन सा पॉइंट मैंने छोड़ा था, उसको मैं दोबारा से देख लूं। इसके बाद आपके पास जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपने देखनी है। अब डिफरेंट मतलब जाहिर बात है हर तरह का बच्चा हॉल में मौजूद होता है। कुछ की टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग बहुत स्लो मोशन में जा रहे होते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे होते, पैनिक कर रहे होते हैं, टेंशन ले रहे होते हैं। तो अपने आप को 5 से 10 मिनट दें, क्वेश्चन पेपर देखें उसमें क्या है, आपका कलर शीट क्या है, ये सारी चीजें चेक करने के बाद आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करें। ठीक हो गया। ये थी आज की कुछ चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। और इसी में ही कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, और अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या लॉग एड के पेपर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। पढ़ने का तरीका भी आपको बता दिया गया है, और किस चीज को किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो भी आपको बता दिया गया है। किस सेक्शन को किस आर्टिकल को किस तरह से रीड करना है वो भी आपको बता दिया गया है। केसेस के हवाले से क्वेश्चन किस तरह के आएंगे वो भी आज आपसे डिस्कस कर दिया है। वन लाइनर नोट्स कैसे बनाने हैं उसका सैंपल भी आपसे शेयर कर दिया है, पास पेपर का सैंपल भी शेयर कर दिया है। रिकमेंडेड सिलेबस के बारे में हमारी अपनी कोई राय नहीं है। ठीक है, जो आपसे सिलेबस यहाँ शेयर किया जा रहा है वो सिलेबस आपका पेपर पैटर्न है एचईसी का, पाकिस्तान बार कौंसिल का। ठीक हो गया। तो उसी को आपने फॉलो करना है, एक्स्ट्रा चीजों पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर से चीजें देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपना एंड करते हैं सेशन। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से स्टार्ट करना है जी, प्रियम्बल से स्टार्ट करना है। प्रियम्बल जो आपकी करारदाद मकासद है ना, आप अपनी पाक स्टडीज की बुक खोलें, बहन भाइयों की छोटों की बुक ले लें, या अगर आपके पास अपनी पुरानी बुक्स पड़ी हुई हैं उनको खोलें, तो जो वहां पर उर्दू में करारदाद मकासद लिखा हुआ है ना, वही आपका प्रियम्बल है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक हो गया, वो ही आपका प्रियम्बल है। आप उसको उर्दू में रीड कर लें, आप उसको इंग्लिश में रीड कर लें, करारदाद मकासद जो थे वो ही आपके प्रियम्बल में एज इट इज ऐड किए गए। बार वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ये होता है कि आप जिस बार से ताल्लुक रखते हैं, जैसे हम लोग पंजाब से हैं तो हमारी पंजाब बार कौंसिल है, और उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा होता है जिसमें आपको ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यहाँ पे दो चीजें होती हैं, आपने एक लॉ गेट पास करना होता है, उसके बाद आपकी बार वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स होता है, वो होता है आपका 4 वीक्स का, उसको आपने पास करना होता है और उसके बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर। इंटीमेशन जो आपने भेजना होता है वो अपने लॉ गेट के टेस्ट के रिजल्ट के बाद भेजना होता है। ठीक हो गया। आप अपनी अपनी बार के हवाले से जो है वो अपनी बार से पूछ लें, उनसे रब्ता कर लें कि वो का क्या तरीकाकार है। हमारी जो पंजाब बार का एक तरीकाकार है वो ये। ओके जी, एक छोटा सा ओवरव्यू दोबारा दे देते हैं। कल हमने डिस्कस कर लिया था
सिलेबस के हवाले से क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी, वही आज हमने कुछ क्वेश्चंस को लेके और कुछ जो मैंने आज आपसे सेशन में डिस्कस करना था, पास पेपर डिस्कस करना था, वन लाइनर नोट्स डिस्कस करने थे, कंटेंट पेज ऑफ वेयर को कैसे यूज करना है वो डिस्कस करना था, व्हाट टू रीड, सेक्शन में आपने क्या पढ़ना है, आर्टिकल्स में आपने क्या पढ़ना है। जिस तरह मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ने बताए हैं उसी तरह आपने सेक्शंस को भी पढ़ना है। और उसके बाद कुछ पेपर अटेम्प्ट टेक्निक्स की सिलेबस है जी आपके पास, आपको ये पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी ग्रुप में। और कुछ बच्चों को अगर जिनको मेरा नंबर चाहिए वो एडमिन से ले सकते हैं। इसके अलावा ये रहा आपका पास पेपर, कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे उनमें। ये जो स्टूडेंट्स का पोर्शन है उसके क्वेश्चन इस तरह के होंगे। ठीक है, आपने सिर्फ फोकस रहना है एमसीक्यूज के हवाले से, आपने डिटेल आंसर्स को नहीं देखना। डिटेल जो आपके पास एक पूरी बुक बना दी गई है उसके आपने पेजेस नहीं देखते रहने, ये वाला इतना लंबा है मैं इसको कैसे याद करूं, ये इतना शॉर्ट है ये कैसे होगा। जो मेन चीजें हैं उनको फोकस करिए। ये कुछ पास पेपर्स के थे और साथ ही ये वन लाइनर नोट्स हैं। ठीक हो गया, वन लाइनर नोट्स भी आप देख लें, ये ऐसे बनते हैं, एक टॉपिक को लिया, एक सब्जेक्ट को लिया या एक पॉइंट को लिया और उसका वन लाइनर बना। इसको भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। कानून शहादत जैसे नंबर 1 पॉइंट है, इसमें एक पूरी लाइन बार लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आप सिंपल कर लें, कानून शहादत को हाईलाइट करें और 28 अक्टूबर को हाईलाइट कर लें, सिंपल, ये उससे भी मजीद शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके वन लाइनर नोट्स होते हैं, ऐसे बनते हैं। अब जिन बच्चों को वन लाइनर नोट्स नहीं बनाने आते थे उनको तरीका पता चल गया, आप लोग अपना टाइम वेस्ट किए बगैर इस पे। उसके बाद ये क्वेश्चंस थे जो यूएनओ के चार्टर से और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से फॉल करते हैं। तो उनमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं उनको हाईलाइट भी किया गया है और उनके क्वेश्चन भी बना। इसके अलावा कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आप पास पेपर्स होते हैं उनसे देख सकते हैं। केस कैसे डिस्कस करना है, ये केस को कैसे पढ़ना है, केस में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने अभी आपसे बता दिया है। कि जैसे ये मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, इसका केस का टाइटल याद रखें, केस की साइटेशन याद रखें। साइटेशन घुमा फिरा के दी जाती है, 657 की जगह 658 भी लगा दी जाती है, 1993 की जगह 1991 भी लगा दिया जाता है। तो आपने प्रॉपर साइटेशन याद रखनी है। ठीक है, 8 केसेस है, 8 साइटेशन याद रखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए डेली बेसिस पे। अब इसका भी अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें, नहीं तो एक छोटे पेज पे आप केस लिखें, साथ उसकी साइटेशन लिखें, फिर केस लिखें, फिर साथ उसकी साइटेशन लिखें। और साथ में आप लिख दें कि जी इस बेंच में इतने जजेस थे और ये हेड ऑफ द बेंच था। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन होते हैं। या एक ऐसा क्वेश्चन भी अक्सर आता है, एक आधे केस में ऐसे भी पूछा गया है कि कौन सा एक जज नॉन मुस्लिम है। ठीक है, तो उसके हवाले से भी जब आप केसेस पढ़ेंगे तो उसमें जो जुडिशियल बेंच होगा ना उसमें आप वो क्वेश्चन देख सकते हैं, या जो आप बुक यूज कर रहे हैं उसमें भी वो क्वेश्चन होगा होपफुली। अब मुझे आइडिया नहीं है कि आप कौन कौन से किस किस बुक यूज कर रहे हैं और उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन हैं, लेकिन हम लोग जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं एटलीस्ट उनके पास जो मटेरियल होता है वो प्रॉपर एक गाइडलाइन के साथ होता है। अच्छा, यहाँ पर जो आपका डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जी फलाने केस में क्या डिसीजन हुआ था। तो वो डिसीजन आपने याद रखना है। जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उसके केस की समरी बनाएं, समरी बना के उसको 5 से 6 पॉइंट्स में लिखें, 5 से 6 पॉइंट्स में उस चीज को हाईलाइट कर लें कि कौन सी चीज कैसी थी और कैसी नहीं है। ठीक हो गया, ये था बेरक का पेज कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि आपने इसको कैसे प्रिपेयर करना है। आर्टिकल 9 को हाईलाइट करें, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, ये आपको याद रह जाएगा। जब इसी को आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन बन देंगे। पहला ये बन जाएगा सिक्योरिटी ऑफ पर्सन किसमें डील करता है, आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 9 किससे डील करता है, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन में, क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछना है तो वो जिस जिस एंगल से भी आपको क्वेश्चन दे दो। ठीक हो गया, फिर इसी तरह क्लॉजेस का भी मैंने आपको बता दिया कि क्लॉजेस को आपने कैसे पढ़ना है। जिसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज नजर आती है लाइक 24 आवर, तो आप इसको याद रख लें, इसको हाईलाइट कर लें। अगर आपको क्लॉज 1 में या क्लॉज 3 में कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं नजर आ रही तो उसको स्किप कर दें। जरूरी नहीं है कि आपने इन तीनों क्लॉजेस को ही रट्टा लगाना है। ठीक है,
आर्टिकल को चेक करें, मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट करें और जो उनमें क्लॉजेज हैं उनको चेक करें। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पर आर्टिकल 10 में अगर इसका क्वेश्चन देखें, आर्टिकल 10 क्लॉज 2 क्या कहती है। ठीक हो गया। या उसकी ये 3 लाइंस दे देंगे एवरी पर्सन से लेकर सच अरेस्ट तक, और वो आपसे पूछ लेंगे कि आर्टिकल 10 की कौन सी क्लॉज में ये फॉल करता है। तो आपने फिर इसको याद रखना कि 1 2 3। ठीक है, तो ये आपके मेन पॉइंट्स आ जाए। उसके बाद पेपर अटेम्प्ट टेक्निक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, कल भी बताई थी। जिन बच्चों ने कल का लेक्चर नहीं लिया था वो यूट्यूब पे जाके सर्च कर लें, और कोई ऐसा क्वेश्चन है तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। वी आर डन। अच्छा जी, क्वेश्चन है हमारे पास, विच लॉ फर्म डू यू प्रेफर फॉर लॉ प्रैक्टिस। देखिए जी, ये तो आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने कौन से लॉ फर्म को ज्वाइन करना है। आप क्रिमिनल में इंटरेस्टेड हैं तो आप क्रिमिनल में जाएंगे, आप सिविल में इंटरेस्टेड हैं तो आप सिविल में जाएंगे। ये एक हर बच्चे का अपना खुद से होता है। अच्छा, बेर एक्ट किस ऑथर के लेने चाहिए। बेर एक्ट आप किसी भी ऑथर के ले सकते हैं, क्योंकि बेर एक्ट सेम होता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। हाँ, जो थोड़ी उसकी कमेंट्री होती है उसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। बाकी हम पीएलडी वालों के ही यूज करते हैं, और उसके अलावा केएलआर के भी होते हैं। तो आप देख लें जो आपको सूटेबल लगता है। बेर एक्ट सेम है, बेर एक्ट में कुछ भी चेंज नहीं है। जो कमेंट्री होगी वो चेंज हो सकती है, बाकी बेर एक्ट आपका वैसे का वैसे ही है कॉन्टेंट्स के साथ। और जो मैंने भी आपको एक आर्टिकल 9 और 10 की पिक्चर दिखाई है, वो आप किसी भी बेर एक्ट में देखें वो सेम लिखा हुआ है, उसमें कहीं पे भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने किसी एक कंपनी का बेर एक्ट लेना और दूसरी का नहीं लेना। सिर्फ कमेंट्री थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि हर ऑथर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो किस तरह से किसी आर्टिकल को या सेक्शन को कमेंट्री में डिस्क्राइब करता है, समराइज करता है, वो उसके ऑन पे होता है। और बाकी जो आपके पास डायरेक्ट होता है वो सेम होता है, उसमें किसी भी चीज की कोई कमी बेशी नहीं होती, सेम होता है सब। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई डोंट थिंक कि अब कोई भी ऐसी चीज होगी जो आप लोगों को होगा कि हमने जी ये नहीं पढ़ा, या हमें ये नहीं पता था, या सिलेबस क्या था, या ग्रेडिंग स्कीम क्या। अच्छा जी, एक तो हमारा सी लॉ का आज नहीं है। अगर सी लॉ का कोई हुआ तो जरूर इसको डिस्कस करेंगे कि सी लॉ क्या होता है। लेकिन सी लॉ जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो लॉ गेट नहीं होता। ठीक है, लॉ गेट होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पाकिस्तान से एलएलबी पास किया है। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है, सिंध यूनिवर्सिटी से किया है, या किसी भी और यूनिवर्सिटी से आपने एलएलबी पास किया है, लॉ ग्रेजुएट है आप, लाइसेंस लेना चाहते हैं और आगे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके लिए लॉ गेट का टेस्ट रखा गया है। उसको पास करेंगे, 50% आपके मार्क्स होंगे तो आप पास होंगे, 49 होंगे तो आप फेल होंगे। ठीक हो गया। इसी में सी लॉ में ये होता है कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पढ़े हुए होते हैं, या उससे रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड जो उनके इदारे होते हैं उनसे पढ़े हुए होते हैं, तो उसमें ये चीजें हो सकती हैं कि जी जिन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, जिन्होंने यहाँ पर लाइसेंस लेना है, तो वो पहले सी लॉ गेट का टेस्ट देते हैं। ठीक है, सी लॉ गेट का सिलेबस जो होता है वो लॉ गेट से डिफरेंट होता है। उसके बाद उन्होंने लॉ गेट का पास करना होता है। ये दो टेस्ट होते हैं जो फॉरेनर जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन या किसी भी और यूनिवर्सिटी जो आउट ऑफ पाकिस्तान है उससे लॉ ग्रेजुएट होकर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर वकालत करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये दो टेस्ट रखे जाते हैं। कैन यू प्लीज शेयर द वन लाइनर प्रिपरेशन पीरियड। जी जी, आपको मिल जाएगी ये, मैं शेयर कर दूंगी और मैम आपसे ग्रुप में शेयर कर देंगी, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। नोट्स जो है वो तो एकेडमी के थ्रू होते हैं और उनकी पॉलिसी के हिसाब से मैं शेयर तो नहीं कर सकती। लेकिन जो मेरे ख्याल से आपके पास आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे कुछ ऐसे नोट्स, या कुछ मेरी एक दो बुक्स थी जिनका फर्स्ट एडिशन था, तो वो जरूर आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। आप जाके सर्च करिएगा नताशा सेठी, तो आपको उसमें वहां पर चीजें मिल जाएंगी।
ठीक हो गया? ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज हम इसको वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपका लॉगआउट का टेस्ट अच्छा रहेगा, आप प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करेंगे और हमें दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।